मैं सुशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाई-फाई लर्निंग पर। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं गणित का, नंबर सिस्टम। इसको बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कुल नंबर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं, देखिए शुरुआती में है प्राकृतिक संख्या। हमारा पहला जो है संख्या प्राकृतिक संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं तो कुछ लोग को पता होगा, तो फिर भी हम शुरुआती अध्ययन कर रहे हैं तो इसको बेसिक जो जानकारी है उसको अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी अध्ययन हम करेंगे। देखिए प्राकृतिक नंबर कहते हैं काउंटिंग नंबर को, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम कहें मेरे पास ये पेन है, तो ये पेन है, अगर आपसे कहता है कि कितने पेन है तो आप कहते हैं 0 पेन है। आप तो इसे बोलते हैं कि मेरे पास 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। इस तरह से अगर हम बोले मेरे पास 1 पेन है, 2 पेन है, काउंटिंग में क्या होता है, काउंटिंग कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 0 से शुरू नहीं होता है। तो हम नहीं कहते हैं कि हमारे पास जो है 0 पेन है, हम कहते हैं 1 पेन, 2 पेन, इस तरह से बोलते हैं। तो काउंटिंग की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से जहाँ तक लिखना है अनंत तक आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। इसको हम संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। ये सब आप पहले अध्ययन किए होंगे, आपको थोड़ा सा रिमेम्बर हो जाए, याद हो जाए, पहले जो किए रिवीजन हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गया काउंटिंग नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, 1 से होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक इस तरह से जाएगा। उसी तरह से अब देखिए आगे है दूसरा नंबर हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या। यही काउंटिंग नंबर में अगर 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अनंत तक लिख सकते हैं। केवल क्या हुआ, प्राकृतिक संख्या जो काउंटिंग नंबर था उसमें हमने 0 को शामिल कर दिया तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या, होल नंबर बन गया। तो होल नंबर ये है। अब देखिए ये होल नंबर हो गया और ये प्राकृतिक संख्या हो गया। अब आगे देखिए सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर देखिए जो 2 से विभाजित हो, जो संख्या 2 से विभाजित हो उसे कहते हैं सम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद 8, फिर 10, 12, 14, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। 16, 18, 20, 22 जो 2 से कट रहा है। यहाँ पर देखिए 2 से ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये सारा जो संख्या है 2 से कट रहा है, इसको बोलेंगे सम संख्या। जो 2 से विभाजित, उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या वैसे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे कहते हैं विषम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 से नहीं कटेगा, 2 तो कट जाएगा, 3, 4 कट जाएगा, 5 ले लीजिए, 6 कट जाएगा, 7 ले लीजिए, 8 कट जाएगा, 9 ले लीजिए, 10 कट जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 भी कट जाएगा 2 से, 12 के बाद क्या, 13 ले लीजिए। इस तरह से जो विषम संख्या, इस तरह से आप अनंत लिख सकते हैं। यहाँ पर 15 लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं, इसी तरह से आप आगे लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक, ये भी इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं। तो ये है विषम संख्या। विषम संख्या क्या हुआ, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। यहाँ पर देखिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर 1 से शुरू होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बनता है, होल नंबर। सम संख्या क्या पर है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होगा उसको विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ देखिए,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम और विषम संख्या को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए तो देखिए यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ 2 मिल रहा है, फिर यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रकृति। अब इसको थोड़ा सा इस तरह से हम लिख देते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर, ये इसी में से कुछ नेचुरल नंबर में से क्या हो गया, कुछ सम संख्या बन गया, सम संख्या। इसी में से कुछ निकल गया विषम संख्या। सम संख्या में 2 से भाग देने पर कटने वाला संख्या कौन सा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से था। उसी तरह विषम संख्या में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 9 होगा, 10 तो कट जाएगा, 11 लिख लीजिए, 11 हो जाएगा, 12 कट जाएगा, 13 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए, इस तरह से आगे हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो सम संख्या और विषम संख्या है वो दोनों को मिला देने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के स्टेटमेंट जब बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा। अगर सम संख्या, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, अगर सम संख्या और विषम संख्या को मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर प्राकृतिक संख्या का निर्माण कर देगा, एक सीक्वेंस में आ जाएगा। तो ये बात आप थोड़ा सा जान लीजिए। चलिए, ये तो हम सीख लिए। अभी क्या क्या सीखे, प्राकृतिक संख्या सीखे, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। अब सीखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। जैसे कि आप पहले इस तरह के रेखा खींच लीजिए और मान लेते हैं कि पूर्णांक में, पूर्णांक संख्या भी हम लिखे 0 से, काउंटिंग नंबर में क्या कर दिए, 0 शामिल कर दिए। तो यहाँ देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6 अनंत तक लिख सकते हैं। इधर 6 के बाद देखिए अनंत तक यहाँ लिख सकते हैं, कुछ भी आगे जितना लिखना है। इधर अगर -1, -2, -3, -4 इस तरह से इधर जितना लिखना है अनंत तक लिख सकते हैं। आप बायां साइड भी लिख सकते हैं अनंत तक, दायां साइड भी अनंत तक लिख सकते हैं। बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब 0 को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण संख्या को सम्मिलित करते हुए अगर निगेटिव में भी उस संख्या को लिखना शुरू कर देते हैं, -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसी संख्या को बोलते हैं, सारे संख्या को मिलाकर बोलते हैं, इसको पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसको कुछ लोग जो है ना 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं। ये क्या हो गया, इस तरह की संख्या जब रहेगा इसको बोलेगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होगा, धनात्मक मान भी रहेगा और ऋणात्मक मान में भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं। जबकि पूर्णांक संख्या में क्या लिखे, पूर्णांक संख्या में केवल देखिए यहाँ पर केवल पॉजिटिव में लिखे हैं। प्राकृतिक संख्या केवल पॉजिटिव में होता है, जबकि पूर्णांक संख्या क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है और 0 इसमें सम्मिलित होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं थोड़ा सा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांट लीजिए, आपको समझने में आसानी होगा। एक हो गया धन पूर्णांक, दूसरा हो गया ऋण पूर्णांक, और तीसरा भी बताते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए धन पूर्णांक में कौन कौन शामिल हो जाएगा। धन पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से 6, 7, 8 जितना आगे लिख सकते हैं, लिखना है लिख सकते हैं। ये देखिए ये सब के आगे क्या है, अगर नहीं लिखते हैं कुछ तो इसके आगे क्या है, प्लस है। वैसे ही ऋण पूर्णांक में क्या होता है, जैसे -1 यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4 इस तरह से लिखें तो यहाँ पर ऋण पूर्णांक में माइनस लगा दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से आगे बढ़ते चल जाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है,
एक जीरो को है, इसको ना तो धन पूर्णांक में रख सकते हैं ना तो ऋण पूर्णांक में रख सकते हैं। इसको शून्य, शून्य को जो है ना अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, इसको शून्य करते हैं। तो ये तीन चीज़ मिलकर ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और शून्य तीनों को मिलाकर एक मिलाते हैं तो क्या बोलता है, उसको पूर्णांक संख्या बोलता है। तो पूर्णांक संख्या को तीन कैटेगरी में बांट के देख लिए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब है, अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, देखिए इसको, जिसका दो फैक्टर होता है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। दो फैक्टर, टू फैक्टर, जिसके दो भाजक हो, जिसके दो भाजक हो, जिसके दो भाजक हो, टू फैक्टर जिसके होगा उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल देखिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कौन सा संख्या आएगा, तो जिसके दो भाजक हो। अगर हम यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए लिख लेते हैं, जैसे काउंटिंग संख्या लिखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से लिख लिए। अब बताइए एक का भाजक एक हो गया और स्वयं का भी एक ही हो जाएगा, तो दोनों तो संख्या सेम ही है, एक हो जा रहा है। आई कह रहा है दो भाजक होना चाहिए, या फिर इसको दूसरे तरफ से इस तरह से कहता है अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, इस तरह से भी परिभाषित करता है। यानी कि कुल मिलाकर दो फैक्टर होना चाहिए, यही कह रहा है। तो देखिए दो का क्या हो रहा है, एक 1 से कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 भी 1 से कटेगा और 1 और 3 से कटेगा। 4 क्या हो जाएगा, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 स्वयं से कट रहा है। 5 क्या हो रहा है, 5 1 से भी कट रहा है और 5 से स्वयं कट रहा है। मगर 6 की स्थिति में क्या देख रहे हैं, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। और परिभाषा के अनुसार क्या कह रहा है कि अभाज्य संख्या जिसके दो भाजक हो, मैंने टू फैक्टर होना चाहिए, दो भाजक। या फिर आप इसको बोल सकते हैं जिसके जो संख्या एक और अपने आप से कटे। तो यहाँ पर एक जो है, देखिए एक से तो कट ही रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, मगर दोनों संख्या सेम ही हो रहा है, इसको अभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो शुरू कहाँ से होता है, दो फैक्टर होना चाहिए, दोनों फैक्टर अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक से भी कट रहा है और दो अपने आप से भी कट रहा है। यहाँ पर टू फैक्टर मिल गया, इसको शामिल कर लेंगे तो लिख देते हैं 2। अब देखिए 3 भी लिखाया जाएगा, इसका भी 2 फैक्टर है, 3 लिख दिए। 4 का देखिए तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया कि नहीं, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी, 4 से भी कट रहा है। यहाँ पर कह रहा है, इसका परिभाषा कर रहा है 2 फैक्टर होना चाहिए। 4 को लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे। अब 5 को देखिए, 5 में क्या है, 1 और 5 है तो 2 फैक्टर है तो 5 लिख देंगे। उसी तरह देखिए 6 को नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसमें 4 फैक्टर हो गया, केवल 2 ही फैक्टर की जरूरत है, 6 नहीं लिखाएगा। उसी तरह से आप थोड़ा सा देखिए 7 लिख सकते हैं। 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा फैक्टर हो जाता है 2 से। 9 नहीं, 10 नहीं, 11 हो जाएगा। 12 नहीं, 13 हो जाएगा। 14 भी नहीं होगा, 15, 16, 17 लिखाएगा। 18, 19 लिखा जाएगा। 20, 21, 22, 23 लिखा जाएगा। 24, 25, 26, 27, 28, 29, अब यहाँ 29 लिखा है। इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। इसमें केवल ध्यान ये रखना है जिसके 2 फैक्टर होना चाहिए। जो एक या 2 फैक्टर कैसे होगा, या तो वो 1 से कटेगा, 1 से कोई भी संख्या कट जाएगा, और या फिर वो अपने आप से कट जाएगा। तो 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए जिसके 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो अब देखिए ये तो हो गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद आगे है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पर कह रहा है जिसके 2 फैक्टर हो, यहाँ पर जिसके 2 से अधिक भाजक हो, जिसके 2 से अधिक भाजक हो उसको क्या बोलेगा, भाज्य संख्या बोलेगा। इसको अंग्रेजी में बोलता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे बोलेंगे, जिसके 2 से अधिक भाजक हो। जो 2 से अधिक भाजक कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये तो होगा नहीं, ये तो केवल एक सेम ही चीज आ रहा है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, बताइए भाजक में 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे,
यहाँ पर कह रहा है जिसके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से अधिक होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही पूरा, 1 और 2 ये नहीं होगा, इसमें 3 में भी नहीं लिखेंगे, 1 और 3 2 ही हो रहा है। 4 हो जाएगा क्योंकि 1 और 2 और 4 3 2 से अधिक हो गया तो 3 हो रहा है। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 से अधिक हो रहा है तो न्यूनतम क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नहीं लिखाएगा, 6 लिखा जाएगा, 7 लिखाएगा, 7 नहीं लिखाएगा, 8 लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा क्योंकि 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा, 3 हो गया, 2 से अधिक हो गया। अब देखिए 10 कट जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, 16 होगा, 16 भी हो जाएगा, 17 नहीं होगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं। 2 से जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से अधिक भाजक होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पर देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, इसमें आपको कुछ आइडिया लगाइए। देखिए यहाँ पर देखिए सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या अगर पूछेगा तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, जो जिसका 2 फैक्टर है वो 2 है, क्या है 2 है। और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अगर ये देखिए ये क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। और देखिए चूंकि ये 2 से कट भी रहा है तो ये क्या है, सम संख्या भी है, क्या है सम संख्या। 2 जो है इसको छोड़कर अन्य कोई भी संख्या आपको सम संख्या नहीं मिलेगा। तो 2 ही केवल ऐसा संख्या है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या के कैटेगरी में भी आता है। बाकी सारा का सारा आपको विषम संख्या लगभग मिलेगा, केवल 2 ही सम संख्या है, पूरा जो है आगे मिलने वाला सब विषम संख्या मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 2 के बाद 3, इन शुरुआती जो है उसमें 1 का अंतर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 के बाद 5 हो गया, 2, उसके बाद फिर 2, इस तरह से शुरुआती जो केवल 1 ही का अंतर मिलेगा, उसके बाद कोई अंतर का क्रम जो है निश्चित नहीं रहता, वो बदलता रहता है। तो यहाँ पर केवल ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 2, और सबसे छोटा सम संख्या कौन सा हो जाएगा, सम अभाज्य संख्या पूछेगा, सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई पूछेगा आपसे सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिसके 2 से ज़्यादा भाजक हो, जो 2 से ज़्यादा कटने वाला संख्या उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ये हो गया अभाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देख लिए और तुलना भी कर लिए। अब देखिए आगे देखते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, चलिए हम भी बता देते हैं। परमेय संख्या को क्या होता है, अंग्रेजी में बोलता है इसको रेशनल नंबर। क्या बोलता है, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटा में Q के रूप में लिखा जा सकता हो, उसी को बोलेंगे परमेय संख्या। अब इसका मतलब क्या होगा, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता हो। तो देखिए और कह रहा है, कंडीशन लगा दिया, जहाँ पर क्या होगा, Q आपका नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या है मतलब, आगे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल P बटा Q मतलब बटा में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 हो गया, ये क्या है, परमेय संख्या है। अगर 3/4 लिख दें, 8/7 लिख दें, इस तरह से जब लिख रहे हैं, ये क्या है, परमेय संख्या है। परमेय संख्या में आप 4/0 लिखें। अब बताइए इसमें कौन सा किस तरह से लिख सकते हैं, किसको नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ लॉजिक समझिए। थोड़ा सा नीचे देखिए, आप भाग लगाते हैं तो ऊपर वाले को क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। चलिए बीच में रख दिए, 0 से भाग दिए, और इसमें क्या करेंगे, ऊपर में जो है उसको बीच में रखेंगे, 0 को बीच में रखें, 4 से नीचे वाले हर से भाग देंगे, हर से भाग दे रहे हैं। तो देखिए 4 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे, 0 से गुना कर दे तो 0 आ जाता है, मतलब कि 0 यहाँ भागफल लिख दे तो 0 कट जाएगा।
मगर अब जीरो को कितना संख्या से गुना कीजिएगा, मान लीजिए कि इसको 5 से गुना कर रहे हैं तब पर भी जीरो, 10 से गुना करेंगे तब पर भी जीरो, 6 से गुना करेंगे तब पर भी जीरो। जिससे गुना करते हैं उसी को भागफल लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 कोई लिख रहा है, कोई 6 लिख रहा है, कोई 7 लिख रहा है, कोई 10 लिख रहा है, कोई डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर भागफल थोड़ी ना निकल रहा है, कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं निकल रहा है। जैसे अगर लिखते हैं यहाँ पर देखिए 3 भागा 6, तो 6 गुना 3 गुना 2 करते हैं, मैंने 2 बार पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, 2 बार पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं 6। तो ये जो 2 पढ़ते हैं यहाँ पर लिखते हैं 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, ये कट गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, भागफल हो जाता है। इसी को बराबर करके आंसर लिख देते हैं। 6/3 बराबर क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी ना है, 0 गुना 5 कर सकते हैं, तो यहाँ पर भागफल जो जिससे गुना करते हैं वही लिखते हैं, वही हम यहाँ पर समझा रहे थे। यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं, यहाँ पर कोई 10 भी लिख देगा तब पर भी इसका मान 0 है, 4 आ ही नहीं रहा है, इसका मान 0 ही आ रहा है, इसलिए इसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, ये लिखा नहीं जा सकता है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर कहा भी गया है कंडीशन P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q नीचे हर का मान जो है ना, ये ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। नीचे वाले का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा तो इसका एक्यूरेट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, मगर 0 अगर ऊपर रहेगा तो उसको वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपसे हम कह दें 5 परमेय संख्या है या फिर कोई दूसरा नंबर है, या फिर इसको 7 लिखते हैं, ये परमेय संख्या है या नहीं, तो आप बता सकते हैं कि ये हाँ है। क्यों है, देखिए इसके नीचे 1 है, जबकि कुछ भी नहीं लिखा रहता है, उसके नीचे क्या होता है, 1 रहता है। तो 7 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये 5 अगर कहेगा तो 5 क्या है, 5 क्या है, परमेय संख्या है। अब P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P क्या है, 5 है, Q के नीचे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये तो हो गया परमेय संख्या का कुछ परिभाषा, उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखिए, अब अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या हम क्या लिखें, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा लिख दीजिए, जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलता है इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अगर बोलते हैं √2, अब बताइए √2 क्या है, परमेय संख्या है या अपरमेय। तो बोलेंगे इसका वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है 1.414। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके आगे भी बहुत सा संख्या आते रहेगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे परमेय संख्या के बारे में अगर बात करें, देखिए अगर हम परमेय संख्या के बारे में लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 6.25 कोई लिख दिया तो बोले ये परमेय संख्या है या परमेय संख्या, तो हम बोलेंगे परमेय संख्या। क्यों, इसको 0 हटा कर नीचे 2 0 लिख देंगे तो P/Q के रूप में लिखा गया, एक्यूरेट वैल्यू इसका निकाल सकते हैं हम, ये हो गया। मगर यहाँ पर P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसी को बोलेंगे अपरमेय संख्या। तो जैसे इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसके आगे भी बहुत सा मान अभी बचा हुआ है, तो ये फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं P/Q के रूप में। तो लिखेंगे कैसे, जब उसका पूरा हमको पता ही नहीं है कि ऊपर में कितना है। वो जैसे कि लिखे है ना अभी 2.25, इसको कैसे लिखेंगे, 6 ऊपर से एक ये दशमलव हटाएंगे तो 625/2 0, दशमलव हटा के जितना अंक है उतना 0 लिख देंगे। अब इसके आगे कितना अंक आ रहा है पूरा डिफाइंड नहीं है, तो नीचे कितना 0 लिखिएगा, ये तो Q का मान पूरा एक्यूरेट पता नहीं है, इसलिए P/Q के रूप में इसको डिफाइंड नहीं कर रहे हैं पूरा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। इसी तरह से √3 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो जाएगा। अब बताइए पाई क्या है, पाई का मान कुछ लोग बताएंगे कि 22/7 होता है, तो ये परमेय संख्या है। कुछ लोग को याद होगा तो बोलेंगे पाई अपरमेय संख्या है। देखिए एग्जैक्टली है क्या, कैसे है,
तो 22/7 होता है वो उसका लगभग मान होता है, या फिर पाई का मान 3.14 होता है, 3.14 होता है। उसके आगे भी लिखा जाता है। ये एग्जैक्ट साइंटिफिक वैल्यू जो है थोड़ा सा निकालने के लिए हम मान इसका उपयोग करते हैं, परंतु इसका एग्जैक्ट वैल्यू इतना नहीं है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप निकालिएगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा भागा में। तो ये है पाई, इसीलिए डिफाइंड अपरमय संख्या में आ जाता है। पूर्ण रूप से इसका वैल्यू एक्यूरेट नहीं निकाल पाते हैं, इसी के लिए पाई को क्या बोलेंगे, अपरमय संख्या कैटेगरी में रखेंगे। तो देखिए अब हम देख लेते हैं संख्या। इतना देर से पढ़ रहे थे, इतना ही लगभग यही पूरा संख्या आपको है, इससे ज़्यादा संख्या आपको लगभग नहीं मिलेगा। और संख्या कितना होता है ये भी देख लेते हैं। देखिए संख्या को मूलतः आपको दो ही टाइप का संख्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इसको बोलता है इमेजिनरी नंबर और इसको बोलता है रियल नंबर। और रियल नंबर में भी दो संख्या होता है, दो टाइप का। एक होता है परमय संख्या और दूसरे टाइप का होता है अपरिमय संख्या। परमय संख्या और अपरमय संख्या, ये दो टाइप का होता है। इसका अध्ययन जो आप करते होंगे 10th लेवल तक ये आपको नहीं मिलेगा। इसको जब जैसे रूट में -1 आ जाता है, इस तरह के अध्ययन जब आप इंटरमीडिएट के गणित बनाएंगे तो इस तरह के अध्ययन करते हैं। स्मॉल आई का मान रखकर इस तरह से इमेजिनरी नंबर का मैथ बनाते हैं। तो ये कंपटीशन में आपके लिए उपयोगी नहीं है। जो उपयोगी है केवल ये उपयोगी है वास्तविक संख्या। इसमें भी कौन सा है, परमय संख्या और अपरमय संख्या। ये है, ये केवल आपको यही इम्पोर्टेंट है और इसका अध्ययन इम्पोर्टेंट नहीं होता है कंपटीशन के लिए। केवल हमें इसी को अध्ययन करना, वास्तविक संख्या में परमय संख्या और अपरमय संख्या को। आगे देखिए, एक होता है डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार जिसको बोलता है हिंदी में। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए दशमलव प्रसार दो टाइप से होता है, दो प्रकार होता है इसका। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अब शांत अशांत का मतलब क्या हुआ, देखिए शांत का मतलब होता है जैसे कभी आप भागा देते हैं किसी संख्या में भागा देते हैं तो उसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको दशमलव के बाद प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर हम लिख दे 2.6.25 या फिर 3.15 इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको एग्जैक्ट वैल्यू भाग देने पर पूर्णतः कट गया, तो इस तरह से लिख देते हैं। और उसी तरह जब आप भाग देते हैं तो कुछ संख्या ऐसा होता है जैसे इसमें लिखते हैं। इसमें भी दो टाइप से होता है। क्या होता है कि कुछ संख्या आपको जैसे 0.333 रिपीटेशन, एक ही संख्या का रिपीटेशन आने लगता है। जब एक ही संख्या के इस तरह से रिपीटेशन आता है उसका पूर्णतः कटता नहीं है, बार बार भागा दीजिएगा तो एक ही यही रिपीट होते रहेगा संख्या। 0 बैठाइए फिर उसी से काटिए, फिर उसी से काटिए, इस तरह से। और दूसरे टाइप का होता है कि जैसे कुछ संख्या हो गया 3, 4, 9, 7, 8, 1, 0, 1, इस तरह से कुछ भी आ रहा है। इस तरह से कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, कोई ऐसा सीक्वेंस बन ही नहीं रहा है। इस तरह से दिए जा रहे हैं। ये इस तरह से पूरा डिफाइंड नहीं होता, वो भी पूर्णतः नहीं कटता है, मगर इस तरह से चले जा रहा है। इसमें क्या होता है, रिपीटेशन होता है। इसको बोलता है आवृत्ति, इसको बोलता है अनावृत्ति। इसको देखिए आवृत्ति इसलिए बोलते हैं, जिसको अब इतना लिखना नहीं है, अब इसको 3 का पावर इस तरह से रैकरिंग लगा दीजिएगा, इसी को बोलता है रैकरिंग। और इसमें रैकरिंग कहाँ से लगाएगा, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, क्रम नहीं बन रहा है। अशांत में भी दो टाइप का हो गया, एक आवृत्ति जो रिपीट होता है सेम नंबर का। अब इसमें रिपीट तो सिंगल नंबर लिख दिए, तो कभी कभी होता है क्या, जैसे 0 पॉइंट या फिर 1 पॉइंट या 7 पॉइंट कुछ भी लिख लीजिए, 3, 4, 7, 3, 4, 3, 4, 7 इस तरह से आ रहा है। तो अब इस पर रेकरिंग लगा देंगे, मतलब 3 अंक जो है एक निश्चित क्रम में
रिपीट हो रहा है। या फिर इस तरह से लिख लीजिए 3 4 7 2। अब इस पर रेकरिंग लगा दिए तो मतलब क्या, इसके बाद जो है फिर 7 2 7 2 7 2 इस तरह से आते रहता है। इसको इस तरह से लिखते हैं। जब हम इस तरह के जो भी आवृत्ति वाली चीज़ है, ये जो रिपीट होता है, इसका जब वैल्यू निकालेंगे, इसका भी मेथड होता है और इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कि इसका P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या की गिनती में आ जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। ये तो परमेय संख्या होगा ही, क्यों होगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे 6.25 है तो इसको दशमलव हटा कर नहीं लिख सकते हैं। 1 जितना अंक के बाद दशमलव है उतना 0 बिठा दीजिए, 1 पर 0। उसके बाद ये P/Q के रूप में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। ये डिफाइंड हो रहा है। इसको भी एक मेथड होता है निकालने का, रेकरिंग का। गणित बनाते हैं, आगे बनाएंगे भी। तो इस तरह से P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या होगा। मगर यहाँ पर देखिए अनावृत्ति वाला जो रेकरिंग है, इसमें तो रेकरिंग आ रहा है कि रिपीटेशन दिखाता है। जिसमें रेकरिंग नहीं, अनावृत्ति है, कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम बन नहीं रहा है इसमें। अब जब क्रम ही नहीं बन रहा है तो जैसे 2 2.3 4 9 7 8 3 इस तरह से कुछ भी आ रहा है। अब इसका कोई क्रम नहीं बन रहा है। अब 3 के बाद मान लीजिए कि 3 के बाद 1 आ रहा है तो कोई क्रम नहीं बन रहा है। इस तरह से आगे डिवीजन दिए जा रहे हैं, बढ़ रहा है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू P के रूप में तो इतना लिख दीजिएगा, मगर जब दशमलव हटाइएगा तो उसके बाद 1 लिख के उसके बाद कितना 0 बैठाना ये पता ही नहीं है। इसको P/Q के रूप में, Q का क्या है, Q अनडिफाइन हो जाता है। अनडिफाइन हो जाने के कारण इसको बोलेगा अपरमेय संख्या। इसको क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोल देंगे। ये हो गया आपका अपरमेय संख्या। तो यहाँ पर देखिए दशमलव प्रसार कितने टाइप से हो गया, एक शांत हो गया, एक अशांत हो गया। तो शांत में भी कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको बोल देगा। ये भी आपका परमेय संख्या की गिनती में आ जाएगा। इसका एक मान निकाल सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी वाला है, आवृत्ति वाला है, अशांत में भी। और अनावृत्ति टाइप का जो है अशांत, उसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। और क्यों नहीं निकाल सकते ये आप देख लिए, इसको बोलेगा अपरमेय संख्या। तो चलिए जितना नंबर अभी तक हमने देखा है उसको एक डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं, ताकि जो अब पढ़े उसका रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा सा डायग्राम में कैसा बनेगा उसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा आपका इस तरह से, ये है आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो गया ये रियल नंबर। इसमें भी हमने 2 टाइप से पढ़ा, ये एक हो गया, ये हो गया। देखिए इसमें एक पढ़े हमने वास्तविक संख्या, इसको मान लीजिए ये वास्तविक संख्या। इसमें क्या है, एक परमेय संख्या है, ये हो गया परमेय संख्या, परमेय संख्या हो गया। ये अपरमेय संख्या हो गया, अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या। देखिए ये पूरा जो गोला है, ये पूरा सबसे बड़ा बाहर वाला गोला, उसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के 2 प्रकार थे, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। अब बताइए इस पूरे एक परमेय संख्या में एक गोला बना रहे हैं, इस गोला का नाम रख देते हैं सारे, जो है सारे पूर्णांक संख्या। क्या सारे पूर्णांक संख्या परमेय संख्या के अधीन आएगा, तो यस आ जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो परमेय संख्या प्लस माइनस में होता है, और इसका पूर्णांक है तो एग्जैक्ट वैल्यू होगा +-3 लिखिए, +-4 लिखिए, जो भी लिखिए एग्जैक्ट वैल्यू है। या वो तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव है, मगर एग्जैक्ट वैल्यू पता चल रहा है। तो ये पूर्णांक संख्या, सारे पूर्णांक संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होगा। और सारे परमेय संख्या क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो हो गया पूर्णांक संख्या। अब इसके नीचे एक अंदर एक और गोला बनाते हैं, इस गोला का इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या। बताइए सारे पूर्ण संख्या जो है, सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं। पूर्ण संख्या कहते हैं कि किसको है, 0 से लेकर जो पॉजिटिव की तरह होते चलता है। जैसे कि काउंटिंग नंबर में बोले, काउंटिंग नंबर में जब 0 शामिल कर देते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो ये शुरू होगा 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ता है। जबकि
पूर्णांक में क्या होता है, ये तो होता है, या माइनस में भी होता है, तो इसमें सम्मिलित हो जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, तो यही लिख दिया पूर्णांक संख्या। अब देखिए इसके अंदर एक और गोला बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, बताइए सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा कि नहीं होगा? सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो 0 पूर्णांक संख्या जो है 0 से शुरू होता है, जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो इसके अधीन आ जाएगा। इसके अंदर में ये जो छोटा सा एरिया बच रहा है, इसमें 0 लिख लीजिए, 0। उसके बाद तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे बढ़ते चल जाता है अनंत तक, उससे पूर्णांक भी बढ़ते चल जाता है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में भी 2 हिस्सा में अगर बांट के देखते हैं, एक इवन नंबर, इवन, एक ओड। ये हो गया इवन, मतलब होता है सम, और इसका होता है विषम। ये हो गया विषम, ये सम और विषम। सम विषम, अगर सम और विषम दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? प्राकृतिक संख्या बनेगा। जैसे अभी सम में क्या लिखे थे? सम में लिखे थे 2 4 6 8 10, जो 2 से कट रहा था 12 14 इस तरह से लिख रहे थे। और विषम में क्या लिख रहे थे? विषम में लिख रहे थे 1, जो 2 से नहीं कटेगा, 1 3 4 कट रहा है 5 7 9 11 13, इस तरह से आगे बढ़ते चल जाएगा, 13 15 16 कट जाएगा 17, इस तरह से आगे लिख सकते हैं, इस तरह से आगे लिख सकते हैं। जब देखिए इस दोनों को मिला देंगे तो प्राकृतिक संख्या बन जाएगा। दोनों को मिला दीजिए तो प्राकृतिक संख्या पर पहुंच जाइएगा आप। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से आप बढ़ रहे हैं। ये क्या है? दोनों को मिला देने पर प्राकृतिक संख्या बन रहा है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये आपका एक डायग्राम हो गया, जो आप पढ़े हैं अभी तक उसका रिवीजन हो गया। तो अगर हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या जो है सम संख्या और विषम संख्या को दोनों को मिला देने पर प्राकृतिक संख्या बनेगा, तो जो हमने स्टेटमेंट बोला ये सही है या गलत? तो बिल्कुल सही है। अभी आपने देखा कैसे हो रहा है। क्या हम अगर स्टेटमेंट बोलते हैं कि सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, क्या सही बोल रहे हैं? सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा या नहीं होगा? सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा। क्यों होगा? कि सारा पूर्णांक संख्या कहाँ से होता है? 0 से शुरू होता है। सारा पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, और पूर्णांक संख्या में तो ये तो होता ही है, अब माइनस में भी होता है, तो इसके अंदर में आ रहा है, तो ये सही बोल रहे हैं। जैसे अगर बोलें कि क्या सारा परमेय संख्या रियल नंबर है, तो आप बोलिएगा हाँ। सारा अपरमेय संख्या रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा? तो बिल्कुल होगा, इसके अंदर में आता है। इस तरह से आपको आइडिया लगाकर याद रखना है। ये रिवीजन करने के लिए इस तरह से डायग्राम बनाकर आप याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।